देखिए अब हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे, एक एक इसका आर्टिकल जानेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन हमारे संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, किसमें है? भाग 4 में, याद रखिएगा। देखिए भाग 1 से लेके भाग 4 तक तो आप जरूर जरूर याद रखिए। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि भाग 3 में किसका वर्णन है? मौलिक अधिकार का। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। ठीक है, किसी और वीडियो में हम पूरे मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार का वर्णन आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। कहाँ तक है? आर्टिकल 35 तक है। उसके बाद आप याद रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है भाग 4 में, और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कहाँ तक है? 36 से 51 तक है। और एक आप जरूर याद रखिएगा, भाग 4 का क, भाग 4 का क जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य को भाग 4 के क में रखा गया है। और मूल कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 11 है। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन के तहत आप जानते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया था। और जब मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था तो उस टाइम पे मूल कर्तव्यों की संख्या 10 हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन बाद में एक बढ़ गया, इसमें अभी वर्तमान में 11 है। और जो एक बढ़ा था ये 86वां संविधान संशोधन के तहत बढ़ा था। और इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए माता पिता का कर्तव्य है कि उसे प्राथमिक शिक्षा जरूर दे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तीनों जो भाग है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तीनों से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, देखिए मूल कर्तव्य में 11 मूल कर्तव्य हैं। आज के इस लेक्चर में भी आज के इस लेक्चर में पूरे मूल कर्तव्य के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। अभी आप देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। और ये कहाँ से एडॉप्ट किया गया है, यानी ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगर हम पूछे मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से, नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। और मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? आप जानते ही हैं, इसे रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और जितने भी ये सभी फैक्ट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप हमारे संविधान के जितने भी विदेशी स्रोत हैं उस पर हमने एक कंप्लीट लेक्चर बनाया है, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा। या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और भारतीय संविधान के प्ले लिस्ट में जाके जाइएगा तो वो वीडियो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, देखिए भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ठीक है, तो राज्यों के लिए कल्याणकारी जो भी कार्यक्रम है इसे बनाने का कर्तव्य है आपका राज्य का। ठीक है, आगे देखिए सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था। ठीक है, आगे देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935, आप जानते हैं कि हमारे संविधान में सबसे अधिक स्रोत अगर कहीं से लिए गए हैं, सबसे अधिक स्रोत अगर कहीं से लिए गए हैं तो कहां से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे अधिक यहीं से लिए गए हैं। यानी लगभग आप जानते हैं कि मूल संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395 हुआ करती थी। इनमें से करीब 235 अनुच्छेद जो है, 235 अनुच्छेद लगभग, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है। ठीक है, अब बाकी सब विदेशी स्रोत से लिया गया है। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, तो जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ये पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो शामिल है अनुदेश प्रपत्र, वो हुआ करता था। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अब देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल और उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सबको एक नज़र देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 37, और आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मौलिक अधिकार के जितने आर्टिकल हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार संबंधित मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल है, मौलिक अधिकार का वर्णन आप जानते हैं कि भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। तो ये टोटल आर्टिकल, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में आप जानते हैं कि इसका वर्णन है भाग 4 में, आर्टिकल 36 से लेके
51 तक, ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 तक इसके बारे में पूरे डिटेल से। और उसके बाद आप याद रखिएगा कि मूल कर्तव्य की संख्या कुल 11 है, इसके बारे में, ठीक है। तो इतना तो आप जरूर याद रखिए, ठीक है। ये जो टॉपिक है इससे 1 से 2 प्रश्न तो बनना ही बनना है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अब हम आर्टिकल 37 के बारे में पढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 37, देखिए इसमें नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति का वर्णन है। इसमें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की प्रकृति का वर्णन किया गया है। देखिए इसमें कहा गया है कि नीति निदेशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू नहीं है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि नीति निदेशक तत्वों के जितने भी प्रावधान है ये न्यायालयों द्वारा लागू नहीं है, ठीक है, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है। देखिए इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत है, ठीक है, इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत है। देखिए राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे, ठीक है। ये किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। राज्य के नीति निदेशक तत्व हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें आप इतना याद रखिएगा, आर्टिकल 37 में किसका वर्णन है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति का वर्णन है। किसका वर्णन है? प्रकृति का वर्णन है, ठीक है। आगे देखिए, अब है आपके सामने आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिल सकेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 38 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 38 में राज्य का यह कर्तव्य है कि वह लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक ऐसा व्यवस्था बनाए जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिल सके, ठीक है। आगे देखिए, और आप याद रखिएगा कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। आप इस चीज को याद रखिएगा, कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ठीक है। आगे देखिए, अब है आपके सामने आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 देखिए, इसमें वर्णन किया गया है कि पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, ठीक है। आर्टिकल 39 में वर्णन है कि पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो पुरुष और स्त्री को, तो इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 39 में है, ठीक है। आगे देखिए, अब है आपके सामने आर्टिकल 39 का क्लॉज क। आर्टिकल 39 का क्लॉज क याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? आर्टिकल 39 का क्लॉज क। इसमें वर्णन है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय यानी सबको एक समान न्याय मिले, ठीक है, और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका वर्णन है आर्टिकल 39 के क में। फिर है आर्टिकल 39 का ख, यानी आर्टिकल 39 का क्लॉज ख में वर्णन किया गया है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। यानी जो सार्वजनिक धन है इसका वितरण इस प्रकार से किया जाए कि सार्वजनिक यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ये हितकारी साबित हो सके, ठीक है। आगे देखिए, अब है आर्टिकल 39 का गौ। आर्टिकल 39 का क्लॉज गौ जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखते तो इसको इस प्रकार से लिखते, आर्टिकल 39 का क्लॉज सी, ठीक है। तो क्लॉज सी रहे या गौ रहे, बात एक ही है, ठीक है। तो आर्टिकल 39 का क्लॉज गौ में किसका वर्णन है? धन का समान वितरण का, धन का समान वितरण का वर्णन है इसमें, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और आगे भी पूछने का इसका संभावना है, ठीक है। आगे देखिए, अब है आपके सामने आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 50, आर्टिकल 49, ये सभी आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिसमें हम स्टार मार्क कर दे रहे हैं, आप उसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में किसका वर्णन है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। देखिए, आप जानते हैं कि इसके तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, अन्नपूर्णा योजना, देखिए ये सभी जो भी योजना है ये किस आर्टिकल को फुलफिल करता है? आर्टिकल 41 को फुलफिल करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। तो ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान ये कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है, कि ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 40 में किया गया है। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। काम, शिक्षा, आप सरकार से ये आग्रह कर सकते हैं कि आप हमें वैकेंसी निकालो, ठीक है, लेकिन आप सरकार के ऊपर वो क्या बोलते हैं कि न्यायालय में जाके उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं कि हमको ये वैकेंसी चाहिए तो चाहिए, ठीक है। ये सरकार का काम है कि वो काम, शिक्षा और लोक सहायता का अवसर प्रदान करे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, अनुच्छेद 42।
अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं, देखिए इसको आप इस तरह से याद करिएगा कि आर्टिकल 41 में पहले हमने काम मांगा सरकार से, काम मांगा, ठीक है, ऐसे याद करिएगा, काम मांगा। आर्टिकल 42 में जब सरकार हमको काम देने के लिए तैयार हो गई तो फिर हमने सरकार से कहा कि काम की क्या क्या न्याय संगत और दशाएं, मानवोचित दशाएं हैं, यानी उसका कंडीशन क्या है, ठीक है, उसकी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। यानी उसके बाद हमने आर्टिकल 42 में उसकी क्राइटेरिया के बारे में जाना कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का, यानी आप जब हम सरकार से काम मांगे तो सरकार हमें किस प्रकार का काम दे रहा है उसके बारे में जानकारी आर्टिकल 42 में दिया गया है। तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 41 में सबसे पहले काम मांगा हमने, आर्टिकल 42 में काम की न्याय संगत मानवोचित दशाएं यानी काम की जो क्राइटेरिया है या उसके बारे में जाना, ठीक है। उसके बाद फिर आर्टिकल 43, देखिए ये तीनों एक लगातार है। उसके बाद जब उसकी क्राइटेरिया के बारे में जान गया, उसका कंडीशन, क्राइटेरिया नहीं कंडीशन भी आप कह सकते हैं, उस काम की कंडीशन के बारे में जब जाना तो उसके बाद हमने काम करने को तैयार भी हो गया। उसके बाद हमने सरकार से बोला कि आप इसकी मजदूरी क्या दोगे, ठीक है, हम जब काम करेंगे तो इसका मजदूरी क्या मिलेगा हमको। यानी आर्टिकल 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है। तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, आर्टिकल 41 में हमने सरकार से काम मांगा, ठीक है। आर्टिकल 42 में जब सरकार काम देने के लिए तैयार हो गई तो उस काम का क्या कंडीशन है, उसकी क्या क्राइटेरिया हमें फुलफिल करनी है, उसके बारे में जाना। और इसके साथ ही आर्टिकल 42 में प्रसूति सहायता का उपबंध का वर्णन किया गया है, जरूर याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 43, इसके बाद जब हमने काम मांगा आर्टिकल 41 में, आर्टिकल 42 में जब सरकार आर्टिकल 41 के तहत काम हमें दिया, फिर आर्टिकल 42 में हम काम का कंडीशन जाना, और जब कंडीशन जान गया फिर हम काम करने को तैयार भी हो गए। उसके बाद आर्टिकल 43 में हमने बात की कि हमें निर्वाचन मजदूरी क्या दिया जाएगा, ठीक है, मेरी मजदूरी क्या मिलेगी, ठीक है, दिन भर का जो हम काम करेंगे वो क्या रहेगा मेरा तनख्वाह, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सभी आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा आर्टिकल 43 में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए आर्टिकल 43 का क, आर्टिकल 43 का क, आर्टिकल 43 का क्लॉज क में राज्य का कर्तव्य है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करे, ठीक है, राज्य का कर्तव्य है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करे। ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित किस आर्टिकल के तहत किया गया है, इसका वर्णन आर्टिकल 43 के क में किया गया है, ठीक है। आगे देखिए अब है आपके सामने आर्टिकल 44, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 44 कई बार एग्जाम में पूछा है। आर्टिकल 40 और आर्टिकल 44 ये तो आप एकदम याद करके जाइए, ठीक है। आर्टिकल 40 में आप अभी जस्ट पढ़े हैं कि इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 44 में आर्टिकल 44 के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी सिविल कोड के बारे में इसका वर्णन किया गया है, किसमें, आर्टिकल 44 में, ठीक है। तो याद रखिएगा। और ये समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, आपका गोवा है, कौन सा है, गोवा है, आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, प्रथम राज्य है इसे लागू करने वाला, ठीक है, याद रखिएगा। तो राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा, याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको प्रयास कर लीजिएगा, प्रयास करेगा, ठीक है। तो समान सिविल संहिता का वर्णन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 44 में है। और प्रथम राज्य कौन बना है जो समान सिविल संहिता को लागू किया है, तो गोवा बना है, ठीक है। अब देखिए अब है आपके सामने आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए इसमें इसके अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा, ठीक है। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए राज्य का यह कर्तव्य है कि उसकी प्रारंभिक बाल्यावस्था का देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। आप देखते होंगे अपने राज्य में आंगनवाड़ी जो केंद्र देखते होंगे, इसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध किया जाता है, तो ये सभी राज्य सरकार का कर्तव्य है, ठीक है। आगे देखिए आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 देखिए इसमें आर्टिकल 46 के अनुसार देखिए राज्य का यह कर्तव्य है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा, ठीक है। अनुसूचित जातियों मतलब एससी कास्ट के लिए, अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी कास्ट के लिए, और अन्य दुर्बल वर्ग जिसमें आप किसी को भी रख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि राज्य का यह कर्तव्य है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा, ठीक है। तो एससी, एसटी और जितने भी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने भी
अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्बल वर्ग हैं, इसके लिए शिक्षा और आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास कौन करेगा? राज्य। इसका वर्णन है आर्टिकल 46 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 47 में देखिए, इसके अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लोगों के पोषाहार स्तर, यानी आप देखते हैं कि सरकार ने शराबबंदी कर रखा है, बिहार में सरकार शराबबंदी किया हुआ है, यानी ये शराबबंदी जो है, शराब जो है ये पोषाहार स्तर के लिए काफ़ी हानिकारक है। ठीक है, तो इसको बैन कर दिया। तो आपका ये कर्तव्य नहीं होगा कि या फिर आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप सरकार के ऊपर केस करिए। ठीक है, कि आप क्यों शराब बंद किए हैं। ये कर सकता है राज्य को, अगर लगेगा कि ये पोषाहार स्तर को डाउन कर रहा है या फिर हानि पहुंचा रहा है, तो उसे वो बैन कर सकता है। ठीक है, इसी के तहत आप जानते हैं कि शराब को बंद किया गया है। उसके बाद जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। ठीक है, आगे देखिए आर्टिकल 48 देखिए, इसमें राज्य का कर्तव्य है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि आर्टिकल 48 के अनुसार, आप याद रखिएगा, आर्टिकल 48 के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तथा गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। ठीक है, तथा गाय, बछड़ों तथा अन्य जितना भी दुधारू वाहक पशु हैं उसके वध का प्रतिषेध करेगा। ठीक है, यानी उस पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसका वर्णन किस में है? आर्टिकल 48 में है। उसके बाद है फिर आपके सामने आर्टिकल 48 का क्लॉज क। देखिए, इसमें पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि वन और वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 48 का क्लॉज क में। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 48 का क जो है, इसमें पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। आगे देखिए, अब है आपके सामने आर्टिकल 49, और ये तीनों का तीनों आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, काफी इंपॉर्टेंट, आप इसको मत भूलना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट कह दिए, इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। देखिए आर्टिकल 49, इसमें इसके अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। ठीक है, आर्टिकल 49 के तहत राज्य का कर्तव्य है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। अभी जितने भी पुराने स्मारक हैं, आप जितना भी देखते हैं, लाल किला हो गया, आपका आगरा का ताजमहल हो गया, ये सभी जो इसका संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 49 के तहत। ठीक है, आगे देखिए आर्टिकल 50, ये भी कई बार पूछा है। देखिए, इसमें वर्णन किया गया है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग अलग किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यानी इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं 50-50। ठीक है, 50-50 यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। ठीक है, 50-50 कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की गई है। आगे देखिए, इसके अलावे कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, जितने भी अभी हम आर्टिकल पढ़े हैं, इसके अलावे भी कुछ आर्टिकल हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। कौन कौन से हैं, एक बार देख लीजिए। देखिए, एक है आपके सामने आर्टिकल 350 का क्लॉज को, आर्टिकल 350 का क्लॉज को, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। ठीक है, 350 के क में किसका वर्णन है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, इसका वर्णन है आर्टिकल 350 के क में। और फिर है आर्टिकल 351, आर्टिकल 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात की गई है, आर्टिकल 351 में। ठीक है, तो ये दोनों भी ऐसे आर्टिकल हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी आर्टिकल आपको कवर करवाए सभी इंपॉर्टेंट थे, आप इसको बार बार रिवीजन करिए। ठीक है, आगे देखिए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये कथन केटी शाह का था। किनका था? केटी शाह का। ठीक है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ठीक है, ये कथन था आपका केटी शाह का। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अब हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक अधिकार में अंतर समझते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है। देखिए, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है,
नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, पहला तो अंतर ये हो गया कि नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से एडॉप्ट किया गया है, जबकि मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से एडॉप्ट किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में है, जबकि मौलिक अधिकार का वर्णन है संविधान के भाग 3 में। ठीक है, तो दोनों का याद रखिएगा कि पहले मौलिक अधिकार का वर्णन है, उसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। आप याद रखिएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन आर्टिकल 36 से 51 में किया गया है। ठीक है, और मौलिक अधिकार का वर्णन आर्टिकल 12 से 35 में किया गया है। ठीक है, ये भी बात आप याद रखिएगा। आगे देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में देखिए, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है, जबकि मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है, जबकि मौलिक अधिकार के लिए न्यायालय की शरण लिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत की जो प्रवृत्ति है ये सकारात्मक है। ये क्या है? सकारात्मक है, और मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति आपका नकारात्मक है। ठीक है, आगे देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत यह समाज की भलाई के लिए, ये समाज की भलाई के लिए है। ठीक है, यानी इसमें जब भी प्रावधान किया जाएगा तो वो समाज के हित के लिए होगा। ठीक है, पूरे समाज के लिए होगा। ठीक है, और यह व्यक्ति के अधिकार के लिए होता है, या किसी एक व्यक्ति या किसी विशेष व्यक्ति के अधिकार के लिए होता है। देखिए, फिर नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत के पीछे राजनीतिक मान्यता है, जबकि मौलिक अधिकार के पीछे एक कानूनी मान्यता है। ठीक है, एक के पीछे राजनीतिक मान्यता है और एक के पीछे कानूनी मान्यता है। आगे देखिए, सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को यह प्राप्त होता है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है, और नागरिक को जो मौलिक अधिकार है यह स्वतः प्राप्त होता है। ठीक है, मौलिक अधिकार स्वतः प्राप्त होता है। देखिए, आगे देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, ये गैर बाध्य योग्य है। ठीक है, और ये बाध्य योग्य है। याद रखिएगा, बाध्य योग है, यानी इसे न्यायालय में ले जाया जा सकता है कोई भी परेशानी होने पर, जबकि इसे न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये था आपका मौलिक अंतर या मूलभूत अंतर था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार के बीच में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ज़्यादातर आप यहाँ इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। इसका वर्णन नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग 4 में है, मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है। नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन आर्टिकल 36 से 51 में किया गया है, जबकि मौलिक अधिकार का वर्णन आर्टिकल 12 से 35 में किया गया है। ठीक है, और इसे लागू कराने के लिए, नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है, और इसे लागू कराने के लिए, यानी मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण लिया जाता है। ठीक है, तो इतना आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पूरी डिटेल से जाना।